हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी उसकी 12वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। एनपीके का संतुलित अनुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका 4:2:1। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का आदर्श अनुपात 4:2:1 है, लेकिन पंजाब में यह अनुपात 31:8:1 और हरियाणा में 28:6:1 तक बिगड़ चुका है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग ने नाइट्रोजन चक्र को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। दूसरा प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका इजराइल। यह सिंचाई की विधि ऊसर, रेतीली मृदा व बागों की सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। इस विधि का उपयोग मुख्यतः अंगूर, नींबू, अन्य फल वृक्ष एवं सब्जियों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? तो इसका आंसर हुआ आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में। छिड़काव विधि के द्वारा हवा में फौहारे के रूप में पानी का छिड़काव किया जाता है, जो कि मृदा की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। इस विधि के द्वारा पानी की लगभग 30 से 70% तक बचत होती है और इस विधि के द्वारा किसकी खेती की जाती है? कपास, मूंगफली, तंबाकू तथा पुष्प आदि की सिंचाई की जाती है इस विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? छिड़काव विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण व वन मंत्रालय ने जनवरी 1992 से एक इकोमार्क चिन्ह योजना प्रारंभ की, जो मिट्टी के मटके के रूप में इकोमार्क एक प्रतीक चिन्ह है जो किसी भी ऐसे उत्पाद पर प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा होती है? किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो इसका आंसर होगा आपका वर्मी कंपोस्ट में। वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा होती है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या अर्थवार्म रियरिंग या केचुआ पालन भी कहा जाता है। केचुओं द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। इसके अलावा केचुआ को किसानों का सच्चा मित्र बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग हो गया है? मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का उपयोग हो गया है? तो इसका आंसर होगा आपका पर्माकल्चर। पर्माकल्चर को रक्षणीय कृषि या पारिस्थितिकीय कृषि, जीवांश कृषि तथा प्राकृतिक कृषि एवं हरित कृषि के नाम से जाना जाता है। किस किस के नाम से? रक्षणीय कृषि, पारिस्थितिकीय कृषि, जीवांश कृषि, प्राकृतिक कृषि एवं हरित खेती के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिकी कृषि कहे जाने का मुख्य कारण यह है कि इस पद्धति में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा आपका एजोला। एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966 से 67 की नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा आपका वैकल्पिक ऊर्जा। पेट्रोलियम तथा खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए कृष्ण क्रांति का सरकार का इरादा था। इसके लिए एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने तथा बायोडीजल का उत्पादन करने की सरकार की योजना है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा आपका झींगा उत्पादन। भारत के समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यात राष्ट्र है। इसके अलावा गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है। किससे? प्याज उत्पादन से। अगला प्रश्न है, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा आपका उर्वरक उत्पादन से है। स्वतंत्रतोपरांत देश के खाद्यान्न उत्पादन में उर्वरक उपयोग अत्यंत कम था। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के समांतर उर्वरक उपयोग में वृद्धि होती वर्ष 1964 में सघन प्रयास किया गया, जिसे धूसर क्रांति की संज्ञा दी गई। इसके अलावा उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत में पुदुचेरी प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीत क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन पीत क्रांति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका तिलहन। खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति कहते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में प्रारंभ हुआ और 9 तिलहनों के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान आपका सोयाबीन, मूंगफली तथा तीसरा आपका रेपसीड एवं सरसों का है। अगला प्रश्न है, वाटर टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। वाटर टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, तो इसका आंसर होगा आपका सिंचाई में। सिंचाई में आपका वाटर टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी का एक काटने का उपकरण बनाया जाता है, जो कि सेफियर नोजल के माध्यम से अल्ट्रा हाई प्रेशर पानी की तेज धार के बल का उपयोग करता है। इस टेक्नोलॉजी में पानी की तेज धार का प्रयोग काटने, आकार देने तथा भेदन करने में किया जाता है। इसका उपयोग खादानों से लेकर वैमानिकी उद्योगों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन प्रयोग के लिए लाई गई, तो किसके द्वारा लाई गई थी? इसका आंसर होगा आपका एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। सदाबहार की क्रांति के लिए विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों के इस्तेमाल व ऑर्गेनिक फार्मिंग में शोध बढ़ावा देने पर उन्होंने बल दिया था। मिट्टी के स्वास्थ्य का उन्नयन करने, लैब टू लैंड प्रदर्शनों को बढ़ावा देने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने तथा किसानों को उचित मूल्य पर साख उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या है। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 15, 17, 19, 20। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था
उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका 18 जून 2001। किसान मित्र योजना का आरंभ 18 जून 2001 में हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।